हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे कल वो था मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन का मोशन है। एक प्लेन मीन्स एक मोशन होता है जो एक प्लेन में होता है ना। वन डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल टाइप का मोशन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन में एक बार पढ़ देती हूँ। एनी बॉडी विच वंस थ्रो इनटू अ स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया। जैसे आप जेवलिन थ्रो या भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। जैसे आपने यहां से आपने इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो किया और ये इसके बाद किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, फिर उसके बाद उसमें आपने कोई इंजन नहीं लगाया, कोई प्रोपेलर नहीं लगाया उसके मूवमेंट में, और वो किसके अंडर मूव कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी में। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मूव देयर आफ्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल। ये यही बात कह रहा है कि आप यहां से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u से, और उसके बाद आपने कुछ भी ना उसमें इंजन लगाया ना कोई उसमें प्रोपेलर लगाया, और ये सिंपली प्लेन किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ये सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। और ये जिस पाथ को ट्रेस करता है उसको क्या कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे हमने ओ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका, कोई बॉडी फेंकी या कोई बॉल फेंकी, तो ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है, यू वेलोसिटी से हमने इसको फेंका। फिर उसके बाद हमने इस पर कोई फ्यूल कुछ नहीं दिया, तो ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गई। ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू करेगी मैक्सिमम हाइट से। तो ये हॉरिजॉन्टल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेंज। ये मैंने ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है और ग्राउंड पे ही एंड हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम हाइट। और ये इसकी एक टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगी, यानी कितने डिस्टेंस कितने टाइम तक ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम उसे लगेगा उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, जेवलिन थ्रो है, फिर दूसरा है बुलेट फायर फ्रॉम द राइफल आप कह सकते हैं, या फिर कोई एरोप्लेन से आपने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, तो फिर उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक एजम्पशंस हैं। उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एजम्पशन मानी गई हैं, वैसे तो रियल लाइफ में वो नहीं होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या मानी गई है, कुछ एजम्पशन मानी गई है। नंबर एक क्या एजम्पशन है कि ये इसमें कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने फेंका और यहाँ तक पहुंचा h हाइट तक, तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर एयर रेसिस्टेंस लग जाएगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा ना मूव करेगा, थोड़ा यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। तो हम इसमें एयर रेसिस्टेंस वाला इफेक्ट जो टू डायमेंशनल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें भी क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी हम एक बात और बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल जिस हाइट तक पहुंचा और एक रेंज, जितनी रेंज इसने कवर करी, वो दोनों ही कितना छोटा है, आर ई से बहुत छोटा है। यानी अर्थ, ये आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस है ना, अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं कि हाइट और ये रेंज अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है, क्योंकि जब हम ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि अगर हाइट एक मतलब अर्थ के रेडियस का ऑर्डर का होता है, चाहे 1/4 हो, 1/2 हो, तो क्या है, जी हमारा चेंज होता है ना। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं या अर्थ के नीचे जाते हैं, और अगर हाइट जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं वो अर्थ की रेडियस के ऑर्डर का हो, ऑर्डर का मतलब क्या है, अर्थ की रेडियस के, और अर्थ की रेडियस कितनी है, 6,400 किलोमीटर। यानी अर्थ की रेडियस के ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि यदि इसका हाफ हो, 1/3 हो, यही लेते हैं ना हम, और इसके रेडियस के ऑर्डर के बराबर होगा, तो हमारे पास जो ये जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो हम इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जी, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहे। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये
बहुत छोटा होगा अर्थ के रेडियस से। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि हम इसमें अर्थ के रोटेशन को भी क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है ना अर्थ, उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि रोटेशन मोशन से भी उसके जी पर प्रभाव पड़ता है, यानी जी चेंज होता है। और इस पूरे सिनेरियो में हम क्या ले रहे हैं, जी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हम जी को नहीं चेंज कर रहे हैं। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि अर्थ इसमें हम क्या ले रहे हैं, फ्लैटन सरफेस ले रहे हैं, उसका कर्वेचर भी हम अर्थ का इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशन है, ये एजम्पशन इसीलिए है क्योंकि अगर ये एजम्पशन नहीं होंगे तो जी कांस्टेंट नहीं होगा, और जी कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हमारा इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बाकी पैरामीटर्स को स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बताया। अब दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये गैलीलियो ने बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये वैसे भी इसमें हम क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब, इसका ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसको हम कंसिडर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के कॉम्बिनेशन में हम कर सकते हैं इसको स्टडी। कैसे, हम इसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है हमारा, और हम बाकी पैरामीटर बता रहे हैं कि रोटेशन वाला इफेक्ट भी नहीं लग रहा है, हाइट भी और रेंज भी अर्थ की रेडियस से बहुत छोटी है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इसको इसमें इसकी हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट, रेंज और इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी मतलब एक्स कंपोनेंट वाला पार्ट और वर्टिकल कंपोनेंट वाला पार्ट अगर हम अलग अलग स्टडी कर लेते हैं तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा स्टडी हो जाता है। कैसे, जैसे ये u वेलोसिटी से मैंने प्रोजेक्ट किया इस प्रोजेक्टाइल को, इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल कितना है, थीटा एंगल पर इसको किया मैंने प्रोजेक्ट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, ux, यानी ux ले लेते हैं हम इसको, ux कितना आ गया, u cos थीटा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, यानी uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा। आया कि नहीं आया, है ना। तो हम इन मोशंस को अलग अलग स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन, एक बात और बताइए, जब हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी u cos थीटा है इस पॉइंट पे, और जब ये प्रोजेक्टाइल b पॉइंट पे पहुंच गया, ग्राउंड को टच हो गया, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगी तो भी वो u cos थीटा होगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है कोई भी, क्योंकि इसमें बताया ना कि विदाउट एनी इंजन और फ्यूल के आप कर रहे हैं इसको, एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद उसमें ना फ्यूल है ना कोई इंजन है, तो सिंपल ग्रेविटी के अंडर है। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल थोड़ा ना लगती है, वर्टिकल लगती है, तो यानी ग्रेविटेशनल जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा ड्यू टू ग्रेविटी, वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होगा, है ना। ये बात आई, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने ये, इसका मैं डेफिनेशन अभी इरेज कर देती हूँ, ये डायग्राम इरेज नहीं करूंगी, इससे इसका हम यूज करेंगे अभी बहुत सारी जगह। अभी हम इसको सिमेट्री में इसकी बात करते हैं। इसमें सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ सिमेट्री भी होती है, ये आपको मतलब इसका आप यूज कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या बाकी सब चीजें सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहां से कोई प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया ओ से, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा, यानी आप ये कह सकते हैं जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे क्या है, यहां से यहां तक पहुंचा आर रेंज पे, तो मैक्सिमम हाइट हमें r/2 पे मिलेगी, यानी जितनी भी इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, यहां से यहां तक उसे t टाइम लगा,
तो मैक्सिमम हाइट ये पहुंचेगा t/2 पे, और t/2 कहाँ होगा, r/2 पे, यानी ये रेंज का हाफ होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि r/2, ऐसे हम इसके दो पार्ट कर लें तो ये हाफ वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये पूरा पार्ट है ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, और ये वाला पार्ट, ये सब क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, है ना, सिमेट्रिक होंगे। फिर हम कह रहे हैं कि लॉन्च एंगल और लैंडिंग एंगल इक्वल होंगे। लॉन्च एंगल थीटा है, यानी यहां से मैंने लॉन्च किया और यहाँ पर लैंड हुआ, तो लॉन्च एंगल कितना है, थीटा है, एक्स एक्सिस से बना रहा है, और लैंडिंग एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। तो जो एक तो मैंने बताया कि मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, वो क्या होगी, मिड पॉइंट पे होगी, है ना, और मिड पॉइंट के अलोंग ये क्या होगा, इस r/2 के अलोंग क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर तीसरा मैंने बताया कि लॉन्च एंगल और क्या होगा, लैंडिंग एंगल इक्वल होंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या होगी, सिमेट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है ना, तो बताना पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट किस टाइम पर अटेन करेगा, किस टाइम पर अटेन करेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज इसको 20 सेकंड लगे यहां से यहां तक पहुंचने में, तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, एच मैक्सिमम कब होगी वेल, तो ये आप निकाल सकते हैं 10 सेकंड पे होगा भाई, है ना। जो क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, सिमेट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसके बारे में हम अगली बात कर लेते हैं, वो है कि ये इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है ना, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, और ये कितनी रेंज कवर कर रहा है, उसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितनी होगी, हाँ मैक्सिमम हाइट एच कितनी होगी वो हमें निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए हम उसके एक्स कंपोनेंट को भी स्टडी करेंगे और वाई कंपोनेंट से, उससे ही हमारा आ जाएगा। अभी हम ए पॉइंट की बात करते हैं, एट पॉइंट ए पॉइंट की बात करिए, ए पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा बताओ, अगर हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, सिर्फ हम वर्टिकल मोशन है ना स्टडी कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन यानी वाई डायरेक्शन वाला, यहां से वाई डायरेक्शन वाला, तो ओ पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, यू आई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अब यहां पर v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ भाई, यहां पर तो इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो जा ही नहीं रहे। तो वर्टिकल समझ में आया भाई, कोई भी चीज कब तक ऊपर जाती है, तब तक ऊपर जाती है जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, तो यानी वर्टिकल में 0 हो गई होगी, तभी वो नीचे गिरना शुरू हुआ, तो क्या है हमारे पास v 0 हो जाएगा। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वर्टिकल कंपोनेंट में, हम वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन आ गया जिसमें विच इज अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और a कितना है यहाँ पर g, क्योंकि ये अपवर्ड हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो g क्या हो जाएगा नेगेटिव, और v स्क्वायर 0, यू स्क्वायर यू साइन थीटा है ना स्क्वायर, और 2 माइनस जी और h, यानी h कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी ये क्या आ जाएगा, कितनी हाइट तक कोई प्रोजेक्टाइल जाएगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट से मतलब ये है कि यहां से यहां तक ओ से बी तक कितने टाइम में पहुंचा। अब मैंने कहा ये ओ से स्टार्ट हुआ और बी पे लैंड हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इसमें भी हम वर्टिकल मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से वर्टिकल मोशन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई हाइट ही नहीं करी उसने अटेन, है ना। और
इसमें हम कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए जो मैंने इसका वर्टिकल वाला मोशन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, और एंड वाली वेलो है ना, इसमें हमें स्टार्टिंग वेलोसिटी चाहिए, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। ये दोनों लगा लीजिए, यहाँ जीरो हो गया, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर टी भी है बच्चों, इसमें u साइन थीटा टी माइनस हाफ, और ये जीरो हो गया, एक टी कॉमन आ गया, वो जीरो के इक्वल हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट आ गई, यहाँ लिख लेते हैं हम, यानी h कितना आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब हम निकालना चाहते हैं रेंज, यानी r कितना आएगा, r कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है, r कितना आएगा बताइए, रेंज कितनी आएगी। अब रेंज है तो हमारे पास एक आता है डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम। ये इक्वेशन कब होती है, ये इक्वेशन तब होती है जब वो कोई एक्सेलरेशन के अंडर मूव नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल लो, हॉरिजॉन्टल में जो आर आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी यानी यू कॉस थीटा, और टाइम आया उसका यहां से यहां तक पहुंचने में, उसको टी टाइम लगा, तो यानी यू कॉस थीटा, और टी क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी आर कितना आ गया, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो आर आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या है, हमारी आर की वैल्यू आ गई, तो आर क्या आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास रेंज आ गई। तो इस तरह से हम रेंज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक मैं बात आपको और बताना चाहती हूँ जो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। सपोज ये पॉइंट सी है ना, ये ए बी सी, ये पी है, सपोज ये पॉइंट पी है, ऑलरेडी मैंने लिखा है, और इसके इस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, यानी ये इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला, इस डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चला, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर मैं Vx निकालना चाहती हूँ, यानी x यानी इस टाइम पे, इस P पॉइंट पे, यहाँ लिखो एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे मैं Vx निकालना चाहती हूँ, बताओ कितना होगा, Vx क्या होगा भाई, x कंपोनेंट, यहाँ पर Vx कितना होगा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन किसी भी एक्सेलरेशन के अंडर नहीं है, किसी भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के अंडर नहीं है। अब अगर मैं वी वाई निकालना चाहती हूँ वो क्या होगा, एक हम क्वेश्चन जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है वर्टिकल पार्ट, तो वी वाई निकालना चाहती हूँ, u कितना होगा, u साइन थीटा, और ग्रेविटी के अंडर है तो माइनस जी, ए के बदले क्या है माइनस जी टी, यानी टी टाइम के बाद इस पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये होगी, वर्टिकल वेलोसिटी ये होगी, और अगर मुझे नेट v निकालना है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा। और ये सपोज ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से बीटा एंगल बनाता है, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, vy अपॉन vx। तो इस तरह से आप आफ्टर टी टाइम उसका वेलोसिटी क्या होगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और वो किस डायरेक्शन में होगा। भाई किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल की उस पॉइंट पे क्या निकाल लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सपोज
मुझे इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक प्रोजेक्टाइल के आपके सिमेट्री जब मैं डिस्कस कर रही थी, मैं एक बात बताना भूल गई आपको, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिकल होगा, तो यानी इस पॉइंट पे, यानी सेम हाइट पे, सपोज ये वाई हाइट है और यहीं पर मैं एक वाई हाइट पे वाई हाइट और ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो दोनों इक्वल होंगी, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक मोशन है। अब भाई यहाँ पर जितनी वेलोसिटी वहां पर, यहाँ पर भी उतनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, उतनी वेलोसिटी यहाँ पर होगी। सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर आप इस पार्ट पे ले रहे हैं वेलोसिटी ऐसी होगी, इस पार्ट पे नीचे होगी, और दोनों क्या होंगी, अपोजिट होंगी, रिवर्स होंगी, उनका साइन रिवर्स होगा। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, है ना, सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी, इसीलिए तो ये सिमेट्रिक मोशन है। ये बात आई इसकी। अब आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पहले तो हम ये बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है। सपोज दो एंगल हैं, θ1 और θ2, और अगर इनका सम 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब प्रोजेक्टाइल के मोशन में हमें ये बताया गया है, ठीक है, किसी प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव किया, ऐसे मूव कर सकता है ना, है ना, ऐसे मूव कर सकता है। तो वो कह रहा है कि अगर ये θ1 है और दूसरा यहाँ और ये सेम ही वेलोसिटी से, ये भी u वेलोसिटी से, ये भी u वेलोसिटी से, ऐसे देखो इसको। सपोज कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं u वेलोसिटी से फेंकती हूँ, है ना, प्रोजेक्ट करती हूँ, और ये एंगल θ1 है। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल भी मैं u वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी सेम है और एंगल कितना है, ये सपोज ये θ2 है, उस समय उसका प्रोजेक्शन एंगल θ2 है, और ये कंडीशन है कि अगर θ1 और θ2 90 डिग्री है, सपोज हम कह लेते हैं θ1 हमारे पास 30 डिग्री है और θ2 हमारे पास कितना होगा, 60 डिग्री, तभी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अगर θ1 और θ2 90 डिग्री है तो उनका रेंज भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज θ1 के केस में, है ना, θ1 के केस में रेंज आती है r1, हम कहते हैं θ2 के केस में रेंज आती है r2। तो हमारे पास फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी, और इसके केस में u स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन जी, क्योंकि हम कह रहे हैं वेलोसिटी सेम है, इनिशियल जो स्पीड है वो सेम है, और हम कह रहे हैं कि θ1 θ2 कितना है, 90 डिग्री है। तो θ2 के बदले θ1 लिख लेती हूँ, यानी r2 कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 90 माइनस θ1, भाई θ2 आ जाएगा 90 माइनस θ1, है ना, ये पुट कर लो अपॉन जी, यानी r2 कितना हो गया, u स्क्वायर साइन 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 180 माइनस 2θ1 अपॉन जी, यानी r2 कितना आ गया, u स्क्वायर, ये कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, ये कितना होता है 90 माइनस थीटा, और ये क्या है 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 2θ1, है ना, 2θ1 अपॉन जी। तो यानी r2 और r1 सेम आ गए, नहीं आ गए, ये भी u स्क्वायर साइन 2θ1 अपॉन जी, और ये भी u स्क्वायर साइन 2θ2 अपॉन जी। तो यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और सेम स्पीड से हैं, और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसमें कंडीशन भी है, दो कॉम्प्लीमेंट्री सेम स्पीड से और सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तभी रेंज इक्वल होगी। ये नहीं कि कहीं और से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये θ1 है, ये θ2 है ना, तब उसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहो इसको, ट्रेजेक्ट्री,
इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जैसे जैसे हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे, अभी क्लासिकल में हम दूसरे टाइप से निकाल रहे हैं, ग्रेजुएशन में हम दूसरे टाइप से, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में दूसरे टाइप से निकालेंगे, तो वो हमारा सीनियर क्लासेस की बात है। अभी सिर्फ हम अपने 12th के सिलेबस के हिसाब से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी होगी। देखिए, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन के अनुसार इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स और वाई कंपोनेंट में हम क्या लिख सकते हैं। तो एक्स कंपोनेंट यहाँ लिखो, वाई कंपोनेंट यहाँ लिखो। तो ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला, यानी सपोज एक्स चला, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लग रहा, तो यानी से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी u cos थीटा इंटू टी, यानी t आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। y डायरेक्शन में कितना चला जी, u y t प्लस हाफ a t स्क्वायर, यही आएगा। तो y u y t और वैल्यू रख लो, है ना, वैल्यू रख लो, y इक्वल्स टू u y कितना आएगा, u साइन थीटा t प्लस हाफ a कितना होगा, माइनस जी टी स्क्वायर, यही होगा। तो y कितना होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू हम हॉरिजॉन्टल से निकाली हुई है, उसको पुट कर लो, u साइन थीटा और t की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर, ऐसे आ गया ना, u से u कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x टेन थीटा, इसको ऐसे लिखिए, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, y इक्वल्स टू टेन थीटा x माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, यानी y किस पे डिपेंड है, x के स्क्वायर पे, यानी ये ऐसा है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आप मैथ्स में, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे कि इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोलिक इक्वेशन होती है। इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इस टाइप का पैराबोला होता है। तो ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री किसकी है, पैराबोला की, यानी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो ये आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन, तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। अब एक हाई रेंज, और इसमें हमें एक फॉर्मूला निकालना है, जैसे हम y हमारे पास क्या आया, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लर्न रखिएगा, इस इक्वेशन को लर्न रखिएगा, ये आपको बहुत यूज करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब ये दिखाइए, इसको मैं साइन थीटा से, है ना, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और साइन थीटा से डिवाइड कर लेती हूँ, यानी ऊपर भी साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, x टेन थीटा, अभी आप देखिए क्या इसमें चेंज होगा, जी हम नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर साइन थीटा और आया टू यू स्क्वायर कॉस थीटा और ये साइन थीटा और एक कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया मैंने, कॉस थीटा, बात एक ही है, और जी नीचे था, है ना, जी नीचे था, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा जी, ऊपर वाला जी मैं नीचे ले आई, तो क्या आएगा एक्स टेन थीटा और माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, और ये बताओ यू स्क्वायर
2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा, है ना। ये फॉर्मूला लर्न कर लिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बायो वाले स्टूडेंट इसको लर्न रखिएगा। तो ये हो गया, और अपॉन जी। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किस क्या हो गया, इक्वल आर के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो इसको ले सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, टेन थीटा अपॉन आर। तो ये रेंज और वर्टिकली कितना ऊपर गया उसके बीच में क्या है, एक रिलेशन है। ये भी कई उसमें आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में सॉल्व करते हुए। तो ये एक और था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, रेंज और हाइट के बीच का किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आती है एक बात और मैं करती हूँ हाइट में। अभी बताइए कि ये मैक्सिमम कोई भी प्रोजेक्टाइल है, आपने यहां से फेंका, या आर है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब वो कह रहा है कि भाई आर की डिपेंडेंसी सिर्फ थीटा पे है, तो वो कह रहा है कि आर मैक्सिमम कब होगा, आर मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 होगा, यही होगा। तब आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, यू स्क्वायर अपॉन जी होगी, होगी कि नहीं होगी। तब आर मैक्सिमम की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी होगी। अब ये कब होगा बताओ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तभी तो 1 होगा। यानी 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, यानी थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप 40 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज अपना कवर करता है। अब ये पूछ लेते हैं कि भाई इस मैक्स, एक क्वेश्चन इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, है ना, तो उससे आपको कुछ अब अगर हम इसे 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम इस एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं कि वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, यानी कोई प्रोजेक्टाइल हम इस रेंज इस एंगल पे उसे प्रोजेक्ट करते हैं कि वो क्या करे, मैक्सिमम रेंज कवर करे। उसने डायरेक्ट ही नहीं बताया कि मैं 40 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो ये बता रहा है कि मैं एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यू वेलोसिटी से, और ऐसे एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम रेंज कवर करे। तो आपको अपने आप में समझ जाना है कि वो 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि आप उस केस में वो कितनी हाइट अचीव करेगा। तो बताइए कितनी हाइट अचीव करेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। तो बताइए यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर अपॉन 2g कितना आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 4g, 4g यू स्क्वायर अपॉन 4g इतनी हाइट अचीव करेगा। यानी यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है, 1/4 आर मैक्स। इनके बीच में ही क्या है, रिलेशन भी है, यानी आर मैक्स और एच के बीच में एक रिलेशन है। जब वो मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा उस एंगल पर हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का करा रही हूं मैं, उससे थोड़ा बहुत आपको फील होगा। वैसे मैं एनसीईआरटी की पूरी सीरीज कराऊंगी अपने कुछ लेक्चर्स के बाद, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज कराऊंगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे फेंका है, 28 मीटर 30 डिग्री एंगल पे फेंका है हमने 28 मीटर पर सेकंड पे, है ना। तो हमसे पूछ रहा है वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, कितना टाइम इंटरवल पे अटेंड करेगा, और कितनी रेंज होगी। तो बताइए कैसे निकालेंगे। यही फॉर्मूलेज हैं सारे, इसमें कुछ अलग से तो है नहीं। तो एच आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू कितना है 28 इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन स्क्वायर 30 डिग्री की कितनी होगी 1/4 अपॉन 2g, और g हम 10 ले लेते हैं, है ना, 10 ले लीजिए। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g सॉल्व करेंगे
तो 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 4 कहाँ से आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, हाँ 4 इंटू 10, 4 7 सा 28, 7 4 सा 28, 2 7 8 9, 7 4 सा 28, 2 7 8 9, 9.8। और अगर इसको g की वैल्यू आप 9.8 भी ले सकते हैं, 10 लेके चल रही हूँ मैं यहाँ पर, सपोज 10 है तो कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप 9.8 लेते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये h की वैल्यू आएगी। अब इसमें आपको भाई बहुत सभी कुछ आसान है, इसमें ऐसा है नहीं है, आपको बस फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। t निकालना है, 2u, u कितना है आपके पास 28, साइन 1/2 अपॉन g 9.8 या 10 ही लिखिए, 10 लिखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2.8 सेकेंड आ गए। और ऐसे ही r निकाल सकते हैं, r u स्क्वायर यानी 28 इंटू 28 साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होती है √3/2, तो यानी √3/2 अपॉन g यानी 10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगी 69.3 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ जो गैलीलियो ने अपनी फेमस बुक में दिया है ना। अगर आपका किसी एलिवेशन पे आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट आइल को, वो गैलीलियो कहता है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, या 45 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा है 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी ये एक ही पॉइंट से एलिवेट हो रहे हैं, ऐसे एलिवेशन पे फेंक रहे हैं हम सेम स्पीड से, u है पॉइंट एक ही है, यहाँ से मैंने फेंका इसको 45 प्लस थीटा और दूसरा मैंने ऐसे ही फेंका, वो कहाँ है 45 माइनस थीटा, है ना, सेम u से। तो वो कह रहा है कि उनकी रेंज कितनी होगी, है ना, तो रेंज कितनी होगी, दो एंगल है। अब अगर इन दो एंगल को आप ऐड करें, यानी ये θ1 है, ये θ2 है, यानी θ1 प्लस θ2 लेंगे तो 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, यानी थीटा से थीटा यानी 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यही हमें प्रूफ करना है कि उनकी रेंज में क्या रिलेशन होगा, उनकी रेंज में सेम, वो दोनों ही रेंज क्या होंगी, सेम होंगी। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और पढ़ते रहिए। कल हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, और आपको कोई भी टाइप की क्वेरीज हो, किसी भी टाइप के कोई प्रॉब्लम्स हो, प्लीज़ मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके इस क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू सो मच।